नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड जांच के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति देश भर के चुनिंदा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया। स्टार्टअप कंपनियों को बैंक ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा मिलेगा। चीन से निकलकर भारत और बांग्लादेश आने वाली जापानी कंपनियों को जापान सरकार सब्सिडी देगी। और चीन से व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए जर्मनी हिंद प्रशांत क्लब में शामिल हुआ। समाचार प्रभात के इस अंक में अपनी सहयोगी फरहत नाज के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वाई फेंगहे ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव कम करने के उपायों पर बातचीत की। मॉस्को में कल दोनों रक्षा मंत्रियों की बातचीत लंबे समय से चल रहे सीमा गतिरोध को सुलझाने के तरीकों पर केंद्रित रही। बैठक का अनुरोध चीन के रक्षा मंत्री ने किया था। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्री राजनाथ सिंह और जनरल वाई रूस की राजधानी मॉस्को में हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर कहा कि भारत मुक्त, पारदर्शी, समावेशी, नियमाधारित और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से जुड़ी वैश्विक सुरक्षा संरचना के विकास के लिए वचनबद्ध है। मॉस्को में कल शंघाई सहयोग संगठन एससीओ, सोवियत संघ से अलग हुए स्वतंत्र राष्ट्रों के संगठन सीआईएस और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन सीएसटीओ के सदस्य देशों की संयुक्त बैठक को श्री सिंह ने संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया की 40% आबादी शंघाई सहयोग संगठन से जुड़े सदस्य देशों के दायरे में आती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक दूसरे पर भरोसे और सहयोग, अनाक्रमण, अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून के प्रति सम्मान, एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता तथा मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी प्रारूपों की एक स्वर से निंदा करता है। भारत आतंकवाद को समर्थन देने वालों की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी क्षेत्रीय ढांचा बनाने के प्रयास करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एससीओ परिषद के आतंकवाद रोधी उपायों से आतंकवादी दुष्प्रचार की रोकथाम में मदद मिली है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस साल मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में भारत की भागीदारी विश्व को फांसीवाद, नाजीवाद और विस्तारवाद से मुक्त कराने में सोवियत संघ के अनोखे योगदान के प्रति भारत के सम्मान के रूप में देखा जाना चाहिए। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। ब्रिक्स देशों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती हिंसा और संघर्ष से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पड़ते दुष्प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने एक ऑनलाइन बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि अपनी ऐतिहासिक और विशिष्ट पृष्ठभूमि के बावजूद संघर्षों का समाधान राजनीतिक वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा खासकर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतों और मानदंडों के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से और राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। विदेश मंत्रियों ने कहा कि आतंकी समूहों के विरुद्ध सैन्य अभियानों को छोड़कर अन्य प्रकार की शत्रुता हर हाल में और तुरंत समाप्त की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए समूह के सभी 5 देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की मांग की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर बल दिया कि सदस्य देशों को आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्रिक्स ने एक संयुक्त घोषणा पत्र में कहा कि सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का सम्मान करते हुए आतंकवाद की रोकथाम और इससे मुकाबले के लिए वैश्विक प्रयासों में अपना योगदान जारी रखेंगे, क्योंकि आतंकवाद को रोकना देश का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। चीन और रूस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका की भूमिका की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र में व्यापक भूमिका की उनकी आकांक्षा के प्रति समर्थन व्यक्त किया। बैठक की अध्यक्षता रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने की। बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री एर्नेस्टो अराउजो, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ग्रेस नालेदी पैंडोर भी मौजूद थे। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत पहल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है, क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था,
बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, जनांकिकी और मांग के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस प्रशिक्षुओं से अप्रत्याशित घटनाओं से सतर्क रहने और उनसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने कल हैदराबाद में आईपीएस प्रशिक्षुओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस के लिए अपराध नियंत्रण में तकनीक का बहुत महत्व है। कांस्टेबलरी लेवल की इंटेलिजेंस पुलिसिंग के लिए बहुत आवश्यक होती है जी। इसमें कभी कमी मत आने देना। आपको अपने एसेट्स, अपने रिसोर्स, इसको जितना पनपा सकते हैं पनपा पर थाने के लोगों को बल देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इन दिनों टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी मात्रा में सरलता से उपलब्ध है। इन दिनों जितने भी क्राइम डिटेक्ट होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर रही है। चाहे सीसीटीवी कैमरा फुटेज हो, चाहे मोबाइल ट्रैकिंग हो, आपको बहुत बड़ी मदद करते हैं। अच्छी चीज है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को जीवन के शुरुआती सालों में गलत दिशा में जाने से रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि महिला पुलिस अधिकारी इस दिशा में बेहतर काम कर सकती हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जहां भी आपकी ड्यूटी लगे, आप वहां की जो बहनें हैं उनके छोटे छोटे समूह बनाइए और आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के रूप में यूनिफॉर्म के सिवाय उनके साथ घुल मिल करके ऐसे 5, 7, 10 ग्रुप बना दीजिए, जैसी आपकी क्षमता। और हम लोग सामूहिक प्रयत्न से जो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं उनको पहले से रोकने की दिशा में अब हमें काम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान तनाव घटाने के लिए अपने शिक्षकों और प्रियजनों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योग और प्राणायाम के माध्यम से तनाव दूर किया जा सकता है। तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा, प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं तो ये कितना बेनिफिट करता है। और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा। काम कितना ही होगा, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे। तमिलनाडु कैडर की किरण श्रुति ने पासिंग आउट परेड का नेतृत्व किया। अकादमी के इतिहास में चौथी बार महिला अधिकारी ने इस परेड का नेतृत्व किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जफर इस्लाम उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एकमात्र सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जफर इस्लाम को निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई दी है। जफर इस्लाम 4 जुलाई 2022 तक राज्यसभा सदस्य रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन के यादीपुरा इलाके में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार इलाके में आतंकवादियों का सुराग मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही सुरक्षा बल वहां पहुंचे, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। सेना का एक अधिकारी कार्रवाई में घायल हो गया, जिसे श्रीनगर के बादामी बाग स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोविड-19 जांच के बारे में नया परामर्श जारी किया है, जिसमें लोगों के लिए मांग पर जांच की सुविधा देने की बात कही गई है। परिषद ने विभिन्न देशों या भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों की मांग पर जांच करने की सलाह दी है, ताकि प्रवेश बिंदु पर नेगेटिव कोविड परीक्षण अनिवार्य बनाया जा सके। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें मांग पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के तौर तरीकों को सरल बना सकती हैं। भारत में कोविड-19 के लिए कार्यनीति संबंधी परामर्श में कहा गया है कि राज्यों के स्वास्थ्य विभाग आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं। परिषद ने सुझाव दिया गया है कि कोविड निषिद्ध क्षेत्रों में 100% लोगों के रैपिड एंटीजन परीक्षण किए जाने चाहिए। देश में अब तक 30 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण से 66,659 रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की दर 77.15% हो गई है। संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.74 है। पिछले 24 घंटों में 83,341 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में हुई 1,096 मौतों के साथ अब तक इस संक्रमण से 68,472 लोगों की मौत हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में कोरोना के प्रभावी प्रबंधन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करने, मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और कोरोना की जांच बढ़ाना जरूरी है। कल कोरोना के 6,193 मामले सामने आए हैं, जिसमें राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,53,175 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के ज्यादा मामलों की संख्या को देखते हुए लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जनपदों में विशेष ध्यान देने और विशेषज्ञों की टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। राजधानी लखनऊ में कल कोरोना के 924 नए मामले मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या 30,496 हो गई है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। लखनऊ के बाद कानपुर का नंबर आता है, जहां 382 नए मामले पाए जाने और 10 लोगों की मौत के साथ कुल कोरोना मामलों की संख्या 16,291 हो गई। प्रयागराज में भी कल 320 नए मामले आए और 5 लोगों की कोरोना से मौतें हुई। वाराणसी में कल 203 कोरोना के नए मामले आए और 3 लोगों की मौत हुई। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में आज से यात्री बसें सामान्य रूप से संचालित होंगी। कोरोना महामारी के कारण मध्य प्रदेश में बसों का संचालन 26 मार्च से रोक दिया गया था। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बस संचालकों की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल से अगस्त तक बसों पर देय मासिक वाहन कर को माफ करने की घोषणा की है। सितंबर महीने के वाहन कर में भी 50% की छूट दी गई है। इसके अलावा वाहन कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। वहीं सरकार ने यात्री किराया बढ़ाने की मांग पर विचार की जिम्मेदारी किराया निर्धारण समिति को सौंप दी है। कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार संक्रमण को रोकने के लिए सभी बस स्टैंड पर सैनिटाइजर उपलब्ध होगा। सभी यात्रियों के तापमान की जांच की जाएगी और बिना मास्क के किसी को भी यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना परीक्षण की सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए हर रोज 22,000 सैंपल लेने और उनकी जांच करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में अब प्रतिदिन करीब 5,500 RT-PCR जांच के साथ ही लगभग 3,500 जांच ट्रू नॉट विधि से की जाएंगी, जबकि रैपिड एंटीजन किट से रोज 13,000 से अधिक सैंपलों की जांच की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा है कि राज्य में कोरोना की जांच का दायरा बढ़ने के कारण संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर के अंत तक 30,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 15 सितंबर तक क्वारंटाइन पर रहने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से विकल्प शुक्ला। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,320 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 81.02% हो गई है। कल जिन नए रोगियों का पता लगा, उनमें सर्वाधिक 181 सूरत शहर से हैं। इस बीच राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 1,01,695 हो गई है। इनमें से 82,398 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्य सचिव के षणमुगम ने कहा है कि कोरोना नियंत्रण की कार्यनीति में अब लॉकडाउन प्रतिबंधों की बजाय संक्रमण प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में उन्होंने आगाह किया है कि आर्थिक गतिविधियों के दौरान अगर दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन न किया गया तो अक्टूबर के महीने में कोरोना के रोगी बढ़ सकते हैं। राज्य के मुख्य सचिव के षणमुगम ने कहा है कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए जांच, पृथकवास और उपचार के काम में सरकार के बजाय जनता का सहयोग लिया जा रहा है। जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी और निजी अस्पतालों में जांच और इलाज की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से कहा है कि वे कोविड आरोग्य केंद्रों को कॉलेजों से अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि कॉलेजों को निकट भविष्य में खोला जा सकता है। उन्होंने प्रशासनिक निकायों और पुलिस से भी यह कहा है कि अगले 2-3 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
मेघालय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से कोविड प्रतिबंधों से छूट देने का फैसला किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री प्रिस्टोन तिनसोंग ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में मानव संचालन प्रक्रियाएं तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य नियमों का पालन सभी को करना होगा। राज्य में कल कोविड संक्रमण के 108 नए मरीज सामने आए। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 2734 पर पहुंच गई है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड जांच के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति देश भर के चुनिंदा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया। स्टार्टअप कंपनियों को बैंक ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा मिलेगा। चीन से निकलकर भारत और बांग्लादेश आने वाली जापानी कंपनियों को जापान सरकार सब्सिडी देगी और चीन से व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए जर्मनी हिंद प्रशांत क्लब में शामिल हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के दिशा निर्देश में संशोधन किया है। बैंक ने कहा है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण सुविधा देने के मामले में क्षेत्रीय विषमताएं दूर करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों में उन जिलों को वरीयता दी जाएगी जहां प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का प्रवाह अपेक्षाकृत कम है। संशोधित दिशा निर्देशों में स्टार्टअप्स को 50 करोड़ रुपए तक का बैंक वित्त और किसानों को ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण देने का प्रावधान शामिल किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण उन ऋणों को कहा जाता है जहां बैंकों को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कर्ज की सुविधा प्रदान करनी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए ऋण में चरणबद्ध रूप से वृद्धि की जा रही है। बैंक ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देशों में नवीकरणीय ऊर्जा और आयुष्मान भारत समेत स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के लिए ऋण दोगुना किया गया है। आज शिक्षक दिवस है। महान शिक्षाविद और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस अवसर पर उपस्थित होंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार उन श्रेष्ठ शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से न केवल स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार लाया बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी बेहतर बनाया। इसके अलावा चयनित पुरस्कार विजेताओं ने बच्चों में सामाजिक जागरूकता फैलाने, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना महामारी के कारण इस साल समारोह ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन विख्यात दार्शनिक भी थे और उन्होंने कहा था कि शिक्षक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल शिक्षा प्रदान करता है बल्कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का भी संचार करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि एक शिक्षक पूरी लगन और मेहनत के साथ छात्रों को अपनी संस्कृति की विरासत समझने में मदद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर अध्यापकों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि देश परिश्रमी शिक्षकों के योगदान के लिए उनका कृतज्ञ है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज फिल्म प्रभाग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर एक वृत्त चित्र प्रदर्शित करेगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाम की लघु फिल्म 1966 में बनाई गई थी। गांधी दर्शन की अपनी श्रृंखला में आज हम महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित सत्याग्रह के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के सिद्धांत का इस्तेमाल पहली बार भारत में नहीं बल्कि 1907 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय बस्तियों के बीच रहते हुए किया था। उन्होंने एशियाई पंजीकरण कानून का विरोध करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। उन्होंने 7 वर्ष तक सत्याग्रह किया और अंत में जून 1914 में काला कानून सरकार को समाप्त करना पड़ा।
गांधी जी के लिए सत्याग्रह केवल अहिंसक संघर्ष का एक साधन नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का दर्शन बना। सत्याग्रह की अवधारणा देकर गांधी जी ने मानव जाति को दिखाया कि लालच और भय को प्रेम से जीता जा सकता है। अहिंसा के इस सिद्धांत से महात्मा गांधी ने बुराई और असत्य का प्रतिरोध किया। उनका सत्याग्रह प्रेम और करुणा से प्रेरित था। कई देशों ने अपने यहाँ स्वतंत्रता, समानता और शांति के लिए लोकप्रिय आंदोलनों में गांधी जी के जीवन और तरीकों से प्रेरणा प्राप्त की। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रेल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड से बचाव के उपायों पर जोर दे रही है। पश्चिम रेलवे ने गुजरात के स्टेशन, कोच और यात्रियों के सामान के सैनिटाइजेशन के विशेष इंतजाम किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय रेलवे अपने कार्यालयों में स्वदेशी रूप से निर्मित अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग मशीनों का उपयोग कर रहा है। यात्रियों के लिए ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन और ऑटोमेटेड फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन के उपयोग के बाद गुजरात में पश्चिम रेलवे के साबरमती कोचिंग डेपो में अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग मशीन स्थापित की गई है। इस अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग मशीन के जरिए सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और फाइलों को सैनिटाइज किया जा सकता है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पटना उच्च न्यायालय ने गया के विष्णुपाद मंदिर की निजी प्रबंधन समिति को फटकार लगाते हुए कहा है कि वे मंदिर की व्यवस्था दुरुस्त करें। इस मंदिर में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में मांग की गई थी कि राज्य सरकार को इस मंदिर की सभी संपत्तियों को सार्वजनिक घोषित करने का निर्देश दिया जाए। जर्मनी हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल हो गया है। व्यापार मार्गों को आक्रामक चीन से सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। जर्मनी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी रणनीति औपचारिक रूप से अपनाई है और इस संबंध में 40 पृष्ठों के दिशा निर्देशों का प्रारूप तैयार किया है। फ्रांस के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए औपचारिक रणनीति तय करने वाला जर्मनी दूसरा देश बन गया है। इस रणनीति से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को दिशा देने में जर्मनी सक्रिय योगदान कर सकेगा। जापान सरकार चीन छोड़कर अपना विनिर्माण कारोबार भारत, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों यानी आसियान में स्थापित करने की इच्छुक जापानी कंपनियों को सब्सिडी देगी। चीन से कोविड-19 की शुरुआत होने के बाद वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था में आई बाधा को देखते हुए जापान सरकार ने यह निर्णय लिया है। अब कई देश चीन छोड़ने अथवा व्यापार या खरीदारी के मामले में चीन पर अपनी निर्भरता कम करने पर विचार कर रहे हैं। जापान भी चिकित्सा और इलेक्ट्रिक उपकरणों की आपूर्ति के लिए किसी देश विशेषकर निर्भर न रहकर अपनी आपूर्ति श्रृंखला का विकेंद्रीकरण करना चाहता है। बिहार सरकार ने राज्य के 16 जिलों में बाढ़ के प्रभाव से निपटने के लिए केंद्र से 3,328 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। एक रिपोर्ट। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस समय पानी फैला हुआ है। हालात सामान्य होने के बाद पूरा ब्यौरा केंद्र को भेज दिया जाएगा। केंद्रीय टीम अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देगी और वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद बिहार को केंद्रीय सहायता मिलेगी। इस बीच 16 जिलों के 13,62,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है। 5,50,000 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने के आसार हैं। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में हल्की वर्षा या बौछारें पड़ने की उम्मीद है। कोलकाता में 1 या 2 बार वर्षा की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लद्दाख में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दोपहर या शाम तक आसमान में बादलों के घिरने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी या वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। हैदराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहने और 1 या 2 बार वर्षा होने के आसार हैं। गुवाहाटी में भी बादल छाए रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की क्या खास सुर्खियां हैं। जी सिद्धार्थ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रक्षा मंत्री की मॉस्को यात्रा से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक को सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, चीनी रक्षा मंत्री के सामने बोले राजनाथ, ये तेवर ठीक नहीं। दैनिक जागरण के शब्द हैं, मॉस्को में मिले भारत चीन के रक्षा मंत्री, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने के लिए बीजिंग के आग्रह पर हुई वार्ता। बकौल हिंदुस्तान, मतभेदों का शांतिपूर्ण हल जरूरी। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे के लद्दाख दौरे पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, सीमा पर हालात नाजुक। सेनाध्यक्ष नरवणे बोले, हमारे सैनिक हर स्थिति से निपटने को तैयार। भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद पर हरिभूमि की सुर्खी है, युवा अफसरों को दी नसीहत, ड्यूटी पर आते ही सिंघम न बने, आम आदमी का प्रेम से दिल जीतें तो लोग याद करेंगे। उच्चतम न्यायालय के नीट और जेईई की परीक्षा के आयोजन की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के आदेश पर पुनर्विचार के लिए गैर भाजपा शासित 6 राज्यों के मंत्रियों की याचिका खारिज होने पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, पुनर्विचार नहीं, सारी याचिकाएं खारिज। शिक्षक दिवस पर लगभग सभी अखबारों ने विशेष आलेख दिए हैं। अमर उजाला लिखता है, 47 अध्यापकों को आज सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। सीबीएसई पुरस्कार के लिए देश के 39 शिक्षक चयनित। हिन्दुस्तान ने कोरोना के खिलाफ जंग में शिक्षकों की भूमिका पर अपने आलेख में लिखा है, पढ़ाने के साथ कोरोना योद्धा भी बने शिक्षक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड जांच के बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति देश भर के चुनिंदा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया। स्टार्टअप कंपनियों को बैंक ऋण देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा मिलेगा। और चीन से व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए जर्मनी हिंद प्रशांत क्लब में शामिल हुआ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।